हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के बारे में, जो 21 से 23 मार्च के बीच बेंगलुरु में हुई। हम सब जानते हैं, राजनीतिक दृष्टि से जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र समेत कई राज्यों में सत्तारूढ़ है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकों का या खुद आरएसएस का कितना महत्व हो जाता है। संघ अपनी स्थापना के 100 बरस भी पूरे कर रहा है। इसके चलते भी इस संगठन पर लोगों की निगाह, विश्लेषण, टिप्पणियों की भरमार है। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई सवाल पूछे गए, उनके जवाब भी दिए गए। इससे इतर क्या हुआ, इस पर बात करने की ज़रूरत है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। मसलन 2014 से 2025 का बरस आया, जिस संघ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी भाजपा में नेतृत्व की दौड़ में सबसे आगे पहुंचे। उस संघ के मुख्यालय नागपुर में अभी तक नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? हालांकि खबरें हैं कि जल्द ही, मतलब विद इन 1 मंथ नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, पर यह सवाल संघ के हलकों में पूछा जाता है। नागपुर में रैली करने जाते हैं पर संघ के मुख्यालय नहीं जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि पहले 2 बरस तो विचार विनिमय के लिए बैठकों में कुछ एक घंटों के लिए ही सही नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद से उनका संघ के कार्यक्रमों में आना क्यों बंद सा हो गया? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या संघ में राजनीतिक समन्वय का काम देखने वाले संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार अभी भी प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या संघ को अपने भीतर भी ये चिंता हो गई कि उनके बीच 2 फांक ना हो जाए, इस तरह की मैसेजिंग ना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ दत्तात्रेय होसबले, जो संघ में नंबर 2 और मेन एग्जीक्यूटिव की भूमिका में हैं, उनके बीच सब चीजें बहुत समायोजित ढंग से हो रही हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है कि पहले कृष्ण गोपाल और बाद में अरुण कुमार को जिस समन्वय के लिए लगाया उसमें उनके कहे की सुनवाई कितनी हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह से 2019 के बाद जगत प्रकाश नड्डा को बिना संघ से व्यापक विचार विमर्श किए भाजपा ने अपने तय राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया, क्या फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, और यदि हां तो संघ की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया और सरसंघ चालक के बयानों से भी साफ हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं है और आंख मूंद के आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। चाहे सुनील बंसल को केंद्र की टीम में लाया जाना हो, चाहे संजय जोशी को तमाम निर्देशों के बावजूद दरकिनार किया जाना हो, चाहे नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बिना विचार विमर्श के संसदीय बोर्ड से बाहर किया जाना हो, ऐसे कितने ही भाजपा के फैसले हैं जिनमें संघ से सक्रिय परामर्श नहीं लिया गया और इसलिए नाराजगी के स्वरों की बात होती है। ये बात कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, इसको लेकर खुद संघ के भीतर और भाजपा के भीतर क्या चल रही है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं आज तक न्यूज चैनल के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार, संपादक हिमांशु मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से, सौरभ जी, मुझे अलग अलग विषयों पे बुलाते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देता हूं जी। उसकी 2 वजहें हैं। एक तो विषय के प्रति आपकी विशेषज्ञता, बचपन से ही आप संघ और भाजपा के संबंधों को अपने पारिवारिक नेटवर्क की वजह से देख रहे हैं। फिर पत्रकार के तौर पर भी आप बीजेपी को, पीएमओ को, आरएसएस को कवर करते हैं। एक तो ये सुविधा है। दूसरा, ऐसे बहुत कम लोग हैं देश में जिनकी केशव भवन और कमलम दोनों में भीतर तक बैठ हो। भले ही आप अपनी मॉडेस्टी में इनकार करते रहें, लेकिन कितने राजनीतिक पत्रकार ये दावा कर सकते हैं कि अमित शाह भी उनके स्पीड डायल पर हैं और दत्तात्रेय होसबले भी। इसलिए भी हम लोगों का लोभ रहता है कि हम आते रहें। ये बात और है कि आप अक्सर कंजूसी करते हैं और अंतापुर की खबरें नहीं बताते हैं, जो प्रेस रिलीज वाली भाषा में ज्यादा विश्लेषण कर देते हैं। ये हमारी शिकायत मैं ऐसा नहीं है। मैं जब भी कुछ कहना होता है मैं जरूर कहता हूं और आपको एनेक्डोट्स सदैव देने की हमेशा कोशिश करता हूं। अब मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिससे आप सहमत नहीं होते हैं कई बार, क्योंकि अगर मैं वो बता दूं जो मैं सिर्फ इशारों में कहता हूं,
अगर वो खुलकर बता दूं तो शायद मेरी मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में वो एनेक्डोट्स और ना मिले। बहरहाल, लेकिन इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, ना तुम झांको ना हम झांके। बहरहाल, कहां अटका है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला? कौन से नाम है जो संघ आगे बढ़ा रहा है? क्या इसमें वसुंधरा राजे का नाम है, संजय जोशी का नाम है, राम माधव का नाम है? कौन से नाम है और कौन से नाम है जो अमित शाह का खेमा पुश कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है एक चीज तो बिल्कुल तय हो गई है कि संघ इस बार किसी भी तरीके की कोई छूट देने के मूड में नहीं है। सौरभ जी, इस पर कोई दो राय नहीं है। मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं। एक पालाकाड का, जब उनसे पूछा गया कि सुनील आंबेडकर जो प्रचार प्रमुख हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के संबंधों में कुछ कड़वाहट आई है? उन्होंने कहा, देखिए, कड़वाहट नहीं आई है, लेकिन कुछ बर्तन होते हैं, कई जगह जब चार लोग होते हैं तो अलग अलग आवाज सुनाई देती है। बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, शताब्दी वर्ष है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मैटर इट विल बी रिजॉल्व। ये बात उन्होंने 2 सितंबर 2024 को पालाकाड के अंदर कही थी, जब आरएसएस की समन्वय बैठक थी जिसमें जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पर गए थे और जो संघ से आए प्रचारक हैं वो गए थे, जिनमें बीएल संतोष थे और तमाम ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे, शिव प्रकाश हैं, सुनील बंसल हैं, तमाम लोग वहां पर थे। लेकिन यही बात उन्होंने 26 सितंबर को मुंबई में सुनील आंबेडकर जो प्रचार प्रमुख है, उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी कही थी कि अभी चीजें सॉल्व की जा रही हैं। अध्यक्ष को लेकर संघ को लगता है कि संगठन पर पूरी ग्रिप जो है वो भारतीय जनता पार्टी में 2-3 लोगों के इर्द गिर्द है। इसमें कई बड़े फैसले जो हैं वो बिना रजामंदी के कर लिए जाते हैं। पहले एक दौर होता था, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती थी, उसमें चर्चाएं होती थी, कई फैसलों पर सहमति असहमति बनती थी। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक दूसरे से डिसएग्री किया गया हो। ये बातें 2014 से पहले की हैं। 2015 के बाद धीरे धीरे चीजें कहें कि एक तरफ आती चली गई। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन संघ इस बार चाहता है कि पार्टी का अध्यक्ष हो वो संघ की बातों को सुने और उस हिसाब से संगठन को खड़ा किया जाए। दूसरी चीज, आरएसएस इस बात को लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको ये लगता है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको बड़े पदों पर नहीं नवाजा जाए, उनको प्रदेश अध्यक्ष ना बनाया जाए, उनको संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर सुनील जाखड़ हो पंजाब के अंदर या अन्ना मलाई हो, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां मुख्यमंत्री बाहर से आए लोगों को बनाया गया है और उसमें पार्टी को संगठनात्मक तौर पर जो है नुकसान हुआ है। सौरभ जी, संघ नाम पूछ रहा है कि आपकी तरफ से कौन है, नाम भेजे जा रहे हैं। जो हम लोगों तक खबरें आ रही हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव है, शिवराज सिंह चौहान को संघ चाहता है, इस तरीके से कई नाम है। प्रहलाद जोशी भी है उसमें, जी किशन रेड्डी भी है। ये तमाम नाम जो है उनको भारतीय जनता पार्टी आलाकमान संघ के सामने रखता है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। और ये जो सहमति नहीं बन रही है ये थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ हिंच है। एक घटना का जिक्र मैं आपको कर देता हूं 2013 का। आपको याद होगा नितिन गडकरी को एक टर्म देना था, सेकंड उनका जो कार्यकाल है उनको देना था। अंतिम दिन तक ये चलता रहा कि नितिन गडकरी ही भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन पूर्ति घोटाले में उनका नाम आया और उसके बाद तमाम विवाद पार्टी में आए। पार्टी के नेताओं की बैठक हुई और वो जहां बैठक हुई थी वो अरुण जेटली जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के एक कदावर नेता थे, उनके बंगाली मार्केट में उनका एक घर था, वहां वो बैठक हुई थी जिसमें सुरेश सोनी आए थे। और एक बैठक यहां हुई, दूसरी बैठक जो है वो थाने में हुई थी जहां लालकृष्ण आडवाणी और सरसंघचालक मोहन भागवत उनकी बातचीत हुई थी। और ये तय हुआ लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से, जो हमको पता चला था
सूत्रों के द्वारा उसमें लालकृष्ण आडवाणी इस बात को लेकर अड़ गए थे कि नितिन गडकरी को जो है दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो उन पे आरोप हैं वो पार्टी को नुकसान कर सकते हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप है। वो उस पर सहमति बनी और राजनाथ सिंह ने अगले दिन नए अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से पार्टी की कमान संभाली थी। अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं उसमें छोटा सा एक ये उदाहरण मैंने आपको दिया। 30 तारीख को आरएसएस प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में एक आई हॉस्पिटल के फाउंडेशन लेके प्रोग्राम में साथ हैं, और वहां जब 2 लोग मिले इतने बड़े कद के, तो मुझे लगता है राजनीतिक चर्चाएं जरूर होंगी, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक कोई जो है वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। अगर बातचीत पूरी हो गई होती तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष का नाम की घोषणा हो गई होती, क्योंकि 20 जनवरी को 2 वर्ष पूरे हो गए जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिए हुए। 2023 20 जनवरी को एक्सटेंशन दिया गया था, 20 जनवरी 2025 को 2 वर्ष पूरे हो गए। अब उससे भी 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। एक्सटेंशन लोकसभा चुनाव के बाद तक का था। संगठनात्मक चुनाव पूरे नहीं हुए हैं, ये कहा जा रहा है। जो मेरी कल एक बड़े नेता से बात हुई जो संगठनात्मक चुनाव देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि 13 राज्यों के अंदर चुनाव पूरे हो चुके हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो चुकी है, 6 नामों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा होनी है प्रदेशों के, और उसके बाद जो है अध्यक्ष के चुनाव किस तारीख को होगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी, उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये 6 अध्यक्ष क्यों रुके हुए हैं? यूपी के अंदर 2/3 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वहां प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि वहां मुझे लगता है एक पार्टी का आलाकमान चाहता है कि वहां पे हरीश द्विवेदी या बीएल वर्मा जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर इस बात को चाहते हैं कि किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। वो चाहते हैं शायद कि किसी दलित को बनाया जाए, या ओबीसी अगर बनाया जा रहा है तो यादव क्यों नहीं बनाया जाए। इस तरीके के तमाम चीजें जो है अब आपने चर्चा करी दी है यूपी की, तो सारे दावेदारों के नाम बोल दीजिए। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह को बनाया जाए, जो पहले रहे हैं, उनके करीब हैं। अमित शाह का खेमा चाह रहा है कि ब्राह्मणों में हरीश द्विवेदी हो, लोधियों में बीएल वर्मा का नाम है, धर्मपाल सिंह का नाम है, दलितों में रामशंकर कठेरिया का नाम चल रहा है, बाबूराम निषाद का नाम चल रहा है, राज्यसभा से हैं, आशीष अंशु हैं, हरदोई के दूसरे बार के विधायक युवा हैं, कुर्मी समाज से वो भी आते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। ये सारे नाम हैं, सहमति नहीं बनी जी। अब सहमति कैसे बनेगी? क्योंकि आपको बैठना होगा। अब आप जब प्रदेशों के नामों की अगर आपने घोषणा भी कर दी तो अध्यक्ष के नाम के लिए आपके पास अभी सहमति संघ के साथ नहीं हुई है, इसीलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा रोका गया है, होल्ड किया गया है। आप देखिए कि चुनाव वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, जिला अध्यक्षों के नाम कितने दिनों बाद घोषणा की गई है, और उसके बाद भी अभी तक वहां के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई है। हरियाणा के अंदर तमाम इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं ये नहीं कह रहा। गुजरात में चुनाव हो चुके हैं, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तमाम प्रदेशों के अंदर चुनाव हो चुके हैं सर। नहीं, गतिरोध तो साफ नजर आ रहा है। कब लोकसभा के नतीजे आए थे? जून में, जून से हम मार्च में बैठे हैं। मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया 30 तारीख का और 19 जनवरी 2013 का, तब मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य लीडर लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त बैठे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंचालक मोहन भागवत वो बैठेंगे। वहां डिस्कशन जरूर होगा, क्योंकि मामला अटका हुआ है। ऐसे मुझे लगता है कि संघ की तरफ से कौन से नाम आ रहे हैं? वसुंधरा राजे दावेदार हैं, शिवराज सिंह चौहान, संजय जोशी, कौन है? राम माधव? मुझे लगता है, देखिए, संजय जोशी नहीं हो सकते। राम माधव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष हों, जो संघ के खेमे के भी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान एक अल्टीमेट कैंडिडेट हो, जिसके नाम पर दोनों को सहमति हो सकती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर मुझे लगता है पार्टी के विदिन सहमति बनना थोड़ा मुश्किल है। एक नाम जो है मनोहर लाल खट्टर,
जी, वो जो नाम है वो मुझे लगता है कि कहीं उस पे सहमति ना बने, क्योंकि मनोहर एक लाल तो जो खट्टर वो व्यक्ति हैं जो केंद्र की राजनीति में आने के बाद यदि आप देखें सबसे ज्यादा प्रदेशों के दौरे किसके हुए हैं, नहीं, बिहार तो वो के हुए, मनोहर मध्य लाल प्रदेश खट्टर में हैं। उन्होंने किए, तमाम जगहों पे उन्होंने दौरे भी किए हैं। और बिहार के अंदर भी जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी थी, उसमें भी उन्होंने जो है वहां पे ऑब्जर्वर के तौर पे वो गए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए वो ऑब्जर्वर के तौर पे गए। देखिए, मनोहर लाल खट्टर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम एक आएगी तो वो ये है उनकी उम्र। वो 70 के हैं, क्योंकि पार्टी लाइन में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई वर्षों में जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे तो वो 52 साल के थे। और उसके बाद जब राजनाथ सिंह, खैर उस वक्त भी जब वो अध्यक्ष बने थे तो 63 वर्ष के थे, लेकिन उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बने, वो 49 साल की उम्र में बने। फिर जेपी नड्डा बने, वो भी 52-53 साल की उम्र में ही अध्यक्ष बन गए थे। तो एक तरीके से उम्र का एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के नाम पर इसलिए भी सहमति बन सकती है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भी बहुत करीबी रहे। उन्होंने संगठनात्मक चीजें हरियाणा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंचार्ज थे तो उनके साथ मिलकर काम किया, और उन्होंने फिर नॉर्थ इंडिया के यानी हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के वो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे। पर क्या यही चीज उनके खिलाफ नहीं जा सकती है, क्योंकि संघ का साफ तौर पे ये मानना है, संघ के जानकारों के मुताबिक, कि भाजपा पर अमित शाह का वर्चस्व उसको खत्म करने की जरूरत है और भी सामूहिकता का स्वर रहे, मिलके फैसले हों। नहीं, मुझे लगता है कि मिलकर ही फैसले हों, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अभी इस तरीके की कोई खबरें नहीं आएगी गृह मंत्री अमित शाह नाराज है या जेपी नड्डा नाराज है या प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते वो नहीं चाहते। अभी तक ये सारी चीजें अंडर द टेबल पे हैं, सब कुछ दबी हुई हैं। हाँ, एक चीज को मुझे लगता है सर, सौरभ जी, उसमें इस चीज को तो मैं मान सकता हूं कि इस बार एक पुरानी फिल्म है, पुरानी तो नहीं, खैर नई है, गुरु मूवी मैंने देखी थी। उसमें अभिषेक बच्चन जब कमीशन के सामने पेश होते हैं तो उन्होंने कहा कि जो दरवाजे बंद थे, हमने इन दरवाजों में अब टांग अड़ा दी है और हमारी टांग मजबूत है। संघ इस बात को लेकर पूरी तरीके से है कि उन्होंने टांग अड़ा दी है और अध्यक्ष आपको वही बनाना पड़ेगा जिस पर संघ की सहमति होगी। एक चीज और कहता हूं मैं आपको, हमने आरएसएस के दफ्तर का विजिट किया। वहां 19 तारीख को सरसंचालक का एक प्रोग्राम था जहां दिल्ली प्रांत के 200 स्वयंसेवकों को, जो एक्टिव स्वयंसेवक हैं, उनको यह कहा गया कि वहां पे एक व्याख्यान होगा सरसंचालक का, उसके अंदर वहां रहना है। मैंने एक बड़े वहां पे संघ के जो नेता हैं उनसे पूछा कि क्या इसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह यहां रह सकते हैं या प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 19 तारीख को जब रेखा गुप्ता का नाम की घोषणा हुई, उससे पहले उस संघ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह गए थे। ये जो बर्फ जमी हुई है उसको पिघलाने की एक कोशिश है तरफ से। अब वो बर्फ मुझे लगता है 30 तारीख को पिघल सकती है। दो बड़े नेता, एक विश्व के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं, जब वो बैठेंगे मुझे लगता है बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। आपको ये लगता है, लेकिन ये जो संघ की तरफ से राजनीतिक समन्वय देख रहे हैं अरुण कुमार, उनको क्यों नहीं लगता है? देखिए, अरुण कुमार क्यों संघ बार बार ये सुरेश सोनी मोडस ऑपरेंडी से संघ बाहर लाना चाह रहा है? सुरेश सोनी करता धरता थे, आडवाणी को किनारे लगाए जाने का काम हो, नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने का काम हो, सुदर्शन के ही समय से वो सब राजनीतिक मामले देख रहे थे, 2015 तक वो बड़े शक्तिशाली रहे, तो वो मोडस ऑपरेंडी से बाहर आना चाहता है ना अब संघ। तो अगर समन्वय होना था तो समन्वय के लिए वो 30 तारीख के इत्तेफाक और एक प्रोग्राम की जरूरत थोड़ी है भाई। सबको पता है संघ और भाजपा, जेपी नड्डा कुछ भी कहें, नाराजगी में प्रेस
कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल, मैं भागवत आपकी कुछ बात भी से कहें, लेकिन सबको पता है ना दोनों के बीच नाभ नाल का संबंध है। भाजपा सत्ता में रहेगी तो संघ को लाभ मिलेगा, संघ सक्रियता के साथ जुड़ेगा, जैसे वो अतुल जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जुड़ा, दिल्ली में जुड़ा, या फिर हरियाणा में, तो भाजपा को लाभ मिलेगा। इसमें कोई वो क्या बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अलग है। जो हम और आप लोग बचपन से संघ को देख रहे हैं विद्यालयों में पढ़ने के चलते और दूसरे एक्सपोजर चलते, ये हमें पता है। लेकिन अगर संघ का से नहीं रहेगा भाजपा के संगठन में तो नाराजगी होगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये इत्तेफाकों का इंतजार क्यों किया जा रहा है ग्रैंड डिजाइन का? बीजेपी तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल माइट के लिए और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती रही है ना। और इस सवाल का जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा कि ये जो सब पार्टियों से लोग आ रहे हैं समायोजन के नाम पे, सामाजिक न्याय, अच्छी बात है, आप अपना विस्तार करिए, लेकिन विस्तार के चक्कर में अगर आपका मूल चरित्र बदल रहा है तो फिर आपका जो मातृ संगठन है वो आपसे सवाल पूछेगा ही। देखिए, बिल्कुल मातृ संगठन आपसे सवाल पूछेगा। मैंने इसलिए कहा कि जिस घटना का मैंने आपको जिक्र किया वो 2013 की घटना है, जनवरी की। तब भी सुरेश सोनी देख रहे थे और उस वक्त नितिन गडकरी का को अध्यक्ष नहीं बनाना उस पे, और फिर संघ और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के नाम की सहमति नहीं बन रही थी और लास्ट डे था क्योंकि चुनाव की तारीख तय हो गई थी 20 जनवरी की। तो लास्ट दिन आया और उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी मुलाकात करते हैं मोहन भागवत से महालगी प्रबोधनी के एक कार्यक्रम में थाने में, और वहां तय होता है कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष बनेंगे। और दोपहर को उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, एक प्रेस रिलीज आई थी भारतीय जनता पार्टी की कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी पे। तो तमाम इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन बैठकों का इसलिए क्योंकि कई बार आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। जो बात आप अरुण कुमार जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय का काम देख रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि उनके मनोहर लाल खट्टर से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा, बस ये और बता दीजिए, आपने 70 साल का हवाला देकर मनोहर लाल खट्टर की दावेदारियों पे कि साहब तमाम प्लस है, ये एक माइनस है, एक माइनस है, बाकी जी मैंने कहा ना तमाम प्लस है माइनस है। क्या संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है सौरभ जी, ये जो बहस है ये बहस संघ में नहीं हुई होगी। उसके दो कारण हैं। अगर आप सर संचालक मोहन भागवत जी की उम्र देखेंगे तो वो भी अब 75 वर्ष के हो रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि ये लाइन संघ की है और संघ की अगर ये लाइन है कि 75 वर्ष में आपको राजनीतिक चीजों से संन्यास लेना चाहिए, तो वो सवाल फिर संघ के सरसंचालक पे दिए आएंगे। और अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रश्न कहा, हिमांशु जी, मोहन भागवत भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण से मैं उनको कोट कर रहा हूं, मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरी मर्जी पर है और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरी मर्जी पर है। उदाहरण भी है, गुरु गोलवलकर 1940 से 1973 तक रहे, उसके बाद बाला साहब देवरस 1973 से 1994 तक रहे, उसके बाद दो छोटे कार्यकाल रहे, रज्जू भैया 94 से 2000, और उसके बाद सुदर्शन जी। ये भी मेरी मर्जी पर है कि मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा। लेकिन मैं ऐसा हूं तो संघ ने एक होशियारी बरती कि मेरा अधिकार संघ में क्या है, कुछ नहीं है, मैं केवल मित्र, मार्गदर्शक और दर्शन प्रस्तुत करने वाला हूं। सरसंघ चालक को और कुछ करने का अधिकार नहीं है। संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सर कार्यवाह है, उनके हाथ में सब अधिकार हैं। वो अगर मुझे कहेंगे ये बंद करो और तुरंत नागपुर चलो तो अभी मुझे उठकर जाना पड़ेगा, और उस पद के लिए चुनाव विधिवत प्रति 3 बरस में होता है। अब यहां पर मुख्य कार्यपालक की बात हो रही है सर। यह बात हो सकती है कि नरेंद्र मोदी कई चीजों के लिए संगठनात्मक या विचारधारा की दृष्टि से, अभी उन्होंने जो पॉडकास्ट किया उसमें भी बहुत ही स्नेह और सम्मान के साथ संघ का जिक्र किया, और जो सुनील अंबेडकर ने कहा कि भाई घर के भीतर के बर्तन है, तो इससे तो कोई इनकार ही नहीं कि घर की बात है उन लोगों के। पर यहां सवाल यह है कि संघ की रेंज से बाहर की चीज है ना। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी से बड़ा इलेक्टोरल फेस, अपील करने वाला पिछड़े समाज को, हिंदू समाज को, या जो डेवलपमेंट का वो अपना प्लैंक पुश करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन का, इन सब के हिसाब से नहीं है। तो ये तो संघ के सिलेबस से भी और जिसको बोलते हैं शक्ति के भी बाहर की चीज है कि वो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य तय करें, या कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं ना उसमें दो चीजें आपने जो
सरसंचालक मोहन भागवत के जिस वक्तव्य की बात की, वो 2018 का विज्ञान भवन के अंदर जी। उनका 3 दिन का वक्तव्य था। बहुत ही और खुली उसमें खिली कई बातचीत सवाल- रही थी 3 दिन। कई सवाल जवाब उसमें हुए थे। तो उन्होंने एक और चीज कही थी, जो बात आपने कही कि मैं कब उठ के जाऊं ये सरकार वह तय करेगी। जी। यानी उस वक्त जो है भैया जी जोशी उनके बगल में बैठे हुए थे, और सरकार का चुनाव हर 3 वर्ष में होता है, ये सब हम जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन होगा ये मैं तय करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो ये तय करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये तय करेंगे कि उनको कब जाना है, कब उनको पद छोड़ना है। क्योंकि एक नई लीडरशिप डेवलप हुई है भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उसमें गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं, जेपी नड्डा है, योगी आदित्यनाथ हैं, शिवराज सिंह चौहान है, मनोहर लाल खट्टर, एक 70 साल की उम्र है, लेकिन उसके बाद एक बड़ी फहरिस्त है, देवेंद्र फडणवीस भी है उस लाइन में। तो तमाम इस तरीके के लोग हैं जो एक नई लीडरशिप बिल्ड हुई है। तो इस चीज को आप ये कहें कि ट्रांजिशन पीरियड वो प्रधानमंत्री को तय करना है कि वो कब राजनीति से संन्यास लेंगे, नहीं लेंगे। मुझे लगता है उसमें संघ का हस्तक्षेप नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री एजेंडा लेके चलते हैं वो संघ का ही एजेंडा है। आप देखिए ना, 370 ये संघ का एजेंडा है। आप देखिए राम मंदिर, ये संघ का एजेंडा है। ट्रिपल तलाक संघ का एजेंडा है। यूसीसी पे आगे बढ़ रहे हैं, हर राज्य के अंदर लेके जा रहे हैं, ये संघ का एजेंडा है। तो वो संघ के एजेंडे को लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है संघ को सरकार के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, संगठन के साथ प्रॉब्लम है कि संगठन के अंदर जो चीजें हैं वो कहीं ठीक नहीं है, वो मैच नहीं कर पा रही है जो उम्मीद है संघ की। मैंने एक सवाल पूछा था, आपने कहा कि प्रेस के इतर बहुत सी चीजें हुई। जब मैंने सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी से ये पूछा कि जब समय समय पर संघ ये कहता है उनके अनुशासित संगठन और भारतीय जनता पार्टी उनसे राय मांगती है, तो वो सही राय देते हैं जो भी उनसे पूछा जाता है। क्या आपसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर किसी तरीके की राय जो है वो मांगी गई, तो या मांगी जाएगी तो आप राय देंगे? क्योंकि संघ ये कहता रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी की उम्मीद नहीं है कि हमको कोई सूची दी जाएगी और ना ही कोई अपेक्षा है। ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, उनका अपना संविधान है। उस संविधान के अनुसार कब चुनाव होगा, किस तरीके से चुनाव होगा, उस चुनाव में कौन चुनाव लड़ेगा, हिमांशु जी आप भी जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हैं। यदि इतना ही संघ मुक्त है तो हर प्रदेश में संगठन मंत्री क्यों बैठे हुए हैं? ये क्या बात हुई? बीएल संतोष क्या कर रहे हैं फिर? मैं वही कह रहा हूं 6 साल हो गए, 6 ईयर, 6 साल में संघ ने अपना एक भी प्रचारक नया, उत्तराखंड के अजय कुमार आखिरी थे, बिल्कुल, उसके बाद नहीं भेजा। हाँ। आप डिफरेंसेस देखिए। जब उनसे ये पूछा गया कि 6 साल से प्रचारक नहीं भेजे गए, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास प्रचारकों की कमी है, और भी संगठन है, हमको वहां भी भेजने पड़ते हैं, तय करना पड़ता है कहां पे कितनी जरूरत है। 6 साल हो गए। मैं वही कह रहा हूं आपसे, अगर आप देखेंगे, मैं ये कहता हूं कई बार कि भारतीय जनता पार्टी में आज तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुई है। कांग्रेस में वोटिंग तो हुई है, चाहे वो जितेंद्र सिंह के टाइम हुई हो या मल्लिकार्जुन खड़गे के टाइम हुई हो या उससे पहले के उदाहरण कि अध्यक्ष को लेकर वोटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष हटाए भी गए हैं। जनसंघ का अवतार याद करिए, बचराज व्यास को हटाया गया, मौलचंद शर्मा को हटाया गया, बलराज मधोक को हटाया गया। तो संघ अपने पे अड़ जाता है तो वो भी करता है, एक दिन का अध्यक्ष बनाएगा। तो मैं वो कह रहा हूं, आप देखिए ना कि बंगारू लक्ष्मण को हटाना पड़ा जब उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद जनक कृष्णामूर्ति को बनाया गया तो उनको हटाया गया कि आप हटिए। हटाने के लिए पूरे पापड़ बेलने पड़े सरकार को, संगठन को। उस वक्त तो वाजपेयी गवर्नमेंट थी। तो ये कई चीजें हैं, फैसले लेने पड़ते हैं, उसमें संघ की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज संघ इस चीज पे अड़ा हुआ है कि संगठन को दुरुस्त करना है। दुरुस्त तब होगा जब हमारी राय के मुताबिक नया अध्यक्ष होगा। अब वो कौन अध्यक्ष तो होगा? अमित शाह, ये बताइए कि अमित शाह दत्तात्रेय होसबले या मोहन भागवत या अरुण कुमार के साथ बैठ के ये सब चीजें रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं?
मुझे लगता है बैठकों के कई दौर हुए होंगे, पीछे हुए हैं। एक बार दत्तात्रेय होसबोले जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम लोग बैठे थे और कई बातचीत हुई है। और ऐसा नहीं है कि अभी जेपी नड्डा गए तो उन्होंने बैंगलोर में सर संचालक या सर कारवा के साथ बातचीत नहीं की, अब छोटी बैठक नहीं की है। ऐसा नहीं है। अगर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा केशवगंज गए तो परम पूज्य हिमांशु जी, बैठकों की लेंथ और आवृत्ति से नहीं, बैठकों के बाद के निष्कर्षों और फैसलों से तय होती है बैठकों की उपादेयता और सफलता। मैंने वही कहा कि आज एक चीज को हम सब जानते हैं कि अगर फैसले हो गए होते तो आप सोचिए, लोकसभा चुनाव बीते हुए 7 महीने से ज्यादा हो गया सौरभ जी। सर 7 नहीं सर 9, सर 9, 7 नहीं 9 मार्च में है। हाँ, अप्रैल मई जून में साल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 9 महीने हो गए। लेकिन अगर फैसले हो गए होते तो क्या 2013 में आडवाणी और मोहन भागवत के बीच में बैठक होती? क्या अगर फैसले हो रहे होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर संचालक मोहन भागवत के बीच में बैठक हो रही होती? नहीं हो रही। ये अंत में आके आपको कई ऐसी चीजें होती हैं कि बड़े चीजें कई बार उलझ जाती है तो बड़े लोगों को बैठना पड़ता है। ये आप जो इतना बच के परिधि की चीजें बता रहे हैं बिना एक भी प्रॉपर नाउन, बिना एक भी नाम लिए। नहीं, मैंने आपको बताया कि मैंने बताया आपको कि मनोहर लाल खट्टर एक ऐसे व्यक्ति है जो अरुण कुमार के भी करीबी हैं, संघ के भी करीबी हैं, संघ के प्रचारक भी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह लिए, उनके पास संगठन का अनुभव है, संगठन मंत्री रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। तो हिमांशु जी का दाव मनोहर लाल पे है सर। मेरा किसी पे दाव नहीं है। मैं जो सुन रहा हूं और जो मुझे छन कर खबर आती है वो बता रहा हूं। प्रहलाद जोशी भी हो सकते हैं, साउथ से हैं, उनके नाम पे भी सहमति बनाने की कोशिश है। जी किशन रेड्डी हो सकते हैं। पूरे देश में ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स पे जोर है और आप ब्राह्मण समुदाय से एक और अध्यक्ष देना चाह रहे हैं। नहीं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी और संघ कहता है कि जाति मैटर नहीं करती है जी, और उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाति समूहों के राजनीतिक दलों के साथ समझौते भी करती है। ये मत बताइए हमको क्या कहती है, नहीं, वो क्या करती है उससे तय होगा कि क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में आप राजभर, निषाद, अपना दल, इनके साथ क्यों समन्वय कर रहे हैं? क्यों मांझी जी और चिराग पासवान के साथ? में कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, और फिर होता क्या है वो हम सब जानते हैं। क्यों प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स की काट नहीं करेंगे तो फिर ये मत कहिए कि क्या कहते हैं। नहीं, ये एक बड़ा आदर्श समाज होगा जब जाति के विभाजन खत्म हो जाएंगे, जब सबके बीच रोटी बेटी का संबंध होगा और जो पुरानी तमाम नाइंसाफियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। सर, हम उस देश में जी रहे हैं जहां पुलिस बुलानी पड़ती है, दलित घोड़ी पे बैठ जाए इसके लिए। सर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बयान हैं मुस्लिम समाज के खिलाफ आते रहते हैं समय समय पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच में भी जाके चुनाव में बैठकें करती है जी। मोदी जश्न भी मनाने की कोशिश करती है, किट भी बांटती है। तो ये तो एक तरीके का ये कह सकते हैं आप सौगाते मोदी मनाने की कोशिश है जी। ये तो चुनाव है, चुनाव में हर व्यक्ति जीतना चाहता है, अपने तरीके से खेलना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिमांशु जी ऑफ कैमरा इससे कहीं ज्यादा रोचक जवाब देते हैं। हमारी निरंतर कोशिश रहेगी कि हम असली हिमांशु को पर्दे पर लाने के अपने जतन कंटिन्यू रखें। आप बने रहिए नेता रंगी के साथ। सौरभ जी, मैं हमेशा वो जवाब देता हूं जो मुझे लगता है कि कैमरे पे जितना बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसी मुसीबतें होती हैं कि लोग आके कहते हैं कि आपने ये बोल दिया, और वो कई बार होता है। मैं अभी एक संघ के बड़े व्यक्ति के बारे में बता देता हूं। 2013 22 अक्टूबर का दिन था 2012 में। मैंने उनसे पूछा कि नितिन गडकरी पे जो पूर्ति के आरोप लगे हैं क्या वो सत्य हैं और उस पर संघ विश्वास करता है? तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, करप्शन, 0 टॉलरेंस है संघ के लिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य थी। मैंने दिवाली से 3 दिन पहले उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आता कि गुरुमूर्ति हैं। उन्होंने पहले कहा कि एक प्रेजेंटेशन दी कि पूर्ति में कोई घोटाला नहीं है, उसके बाद उन्होंने एक सबसे जाकर कहा कि इसमें घोटाला है।
ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग किस तरीके से। तो जब सुषमा स्वराज जी ने आपसे ये कहा तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? नाम लेके बात करिए ना। नहीं, मैंने ये कहा उनसे कि मैडम ये क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि वो पहले क्या कहना चाहते थे और अब क्यों कहना चाहते हैं। तो तमाम इस तरीके की बहुत सी चीजें होती हैं जो कई बार मेरे आप उस अमेरिकन कानून की तरह हो गए हो जो 20-30 साल पुरानी चीजों को डिक्लासिफाई करने के लिए राजी है, अभी का नहीं बता रहे हैं जो कवर कर रहे हैं। ठीक है सर, वो समय समय की बात है, जरूर बताऊंगा आपको, और मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं इशारों में। धन्यवाद सर आपका। नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है।